तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। मंच पर पधार चुके हैं डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, फोगेरा बाड़मेर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के और वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में पदस्थापित हैं और पिछले 15 वर्षों से लाखों विद्यार्थियों ने इनके लेक्चर YouTube के माध्यम से अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और लाइव क्लासेज में भी सुन के प्रेरणा लेके लाखों लोगों ने अपने जीवन की दिशा और दशा को बदला है। और जिनकी झलक पाने के लिए बूढ़ी आदमी सोचता है कि ये सिंगल कद काठी का व्यक्ति है, बाड़मेर से आया, इसको चीफ गेस्ट बनाया है, तो इसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित, फोगेरा बाड़मेर के लिए। और दूसरे हैं युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय, आजकल आईटी का जमाना है और हर व्यक्ति तक पहुंचने का बहुत सरल माध्यम है, लेकिन आज के युवाओं की जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है और उसी भाषा में युवाओं से बात करके युवाओं को जोड़ने का काम जिन्होंने किया, ऐसे रतनपुरा राजस्थान के मूल निवासी जागीरदार आरवी के नाम से फेमस एक बहुत प्रसिद्ध रैपर, गीतकार, गायक और रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में 3 बार सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने रेपरिया बालम के साथ मिलकर चर्चित सूरवीर, क्रांतिकारी सीरीज लिखी और गाई है। और एक उनका गीत जो युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, हुरुरुरु, एक बार ये इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और साथ ही मुछियाड़ा काकोसा, जिस पर बहुत सारी रील्स आपने देखी होगी, और राजस्थान संगीत उद्योग में अभी पारंपरिक लोक संगीत के साथ नए तरीके से प्रस्तुतिकरण करके बहुत बड़ा नाम कमाया। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एबीआरसीटी सीजन 20 यानी अखिल भारतीय राजपुरोहित क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 चेन्नई के इस आयोजन में जो टाइटल स्पॉन्सर बने हैं, एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच पे बुलाना चाहूंगा मित्तल स्टोन से श्री नरपत सिंह जी, ललित सिंह जी सुपुत्र, कांतिलाल जी राजपुरोहित, गांव रेवतड़ा, जिला जालोर। एक बार जोरदार तालियां मधु इलेक्ट्रॉनिक्स चेन्नई। आपसे निवेदन नरपत सिंह जी से कि वे मंच के ऊपर पधारें। श्री नरपत सिंह जी रेवतड़ा। इसी क्रम में इस प्रतियोगिता के को स्पॉन्सर्स श्रीमान रामचंद्र सिंह जी, देवी सिंह जी राजपुरोहित, गांव पांचडोलिया, डिस्ट्रिक्ट नागौर। आप सबकी जोरदार तालियां जमुना एंड सन्स इंपोर्ट्स और भारद्वाज ग्रुप चेन्नई। श्री रामचंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच के ऊपर पधारें और आप सबकी जोरदार तालियों से उनका आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में ओपनिंग सेरेमनी के फूड स्पॉन्सर, या हमारी भाषा में कहूं तो आज के भोजन प्रसादी के लाभार्थी, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ श्री शिवनाथ सिंह जी, खसरा जी राजपुरोहित, धन जी। और इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा बतौर विशिष्ट अतिथि, ये एबीआरसीटी का जो कॉन्सेप्ट है, उस समय में जब राजपुरोहित समाज में बहुत कम क्रिकेट खेली जाती थी, 1997-98 में ब्रह्मधाम आसोत्रा में सबसे पहले एबीआरसीटी 1 का जिन्होंने आयोजन करवाया, उसके बाद जोधपुर में 2000-2001 में जिन्होंने आयोजन करवाया,
और लगातार क्रिकेट से जुड़े रहे श्री किशोर सिंह जी घेवड़ा से निवेदन करूंगा कि वे मंच के ऊपर पधारें। श्री किशोर सिंह जी घेवड़ा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं, तो बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। इसी क्रम में जिन्हें राजस्थान में क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है, एक जमाना था जब इंडिया के क्रिकेटर काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए तरसते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा तहलका क्रिकेट में मचाया कि आज पूरी दुनिया के क्रिकेटर आईपीएल में खेलने को तरसते हैं। और भले ही वो विदेश में हैं, क्या ने किया वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आईपीएल का कंसर्ट सबसे पहले भारत में लाने वाले ललित मोदी जी और उनको नागौर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाकर, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाकर ये सारा काम करने वाले जिसके पीछे जो थे, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव श्री राजेंद्र सिंह जी नांदू, आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंच के ऊपर पधारे। एक बार जोरदार ताली हम सभी की ओर से। वैसे आप सभी हमारे अतिथि हैं, लेकिन हर कार्यक्रम का एक मर्यादा होती है, हर कार्यक्रम की एक परंपरा होती है। उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आइए इस कार्यक्रम को आप सबके बीच में सबसे पहले मैं शुभारंभ करने के लिए, आप सभी लोग जानते हैं कि सत्य सनातन धर्म की परंपरा है, राजपुरोहित ब्रह्म समाज की परंपरा है। हम किसी भी शुभ कार्य का आगाज सबसे पहले हमारे गुरुदेव इष्टदेव और इष्ट वंदना के साथ शुभारंभ करते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर गणपत सिंह जी फोगेरा, जागीरदार आरवी जी, श्री राजेंद्र सिंह जी नांदू, श्री किशोर सिंह जी घेवड़ा और हमारे तीनों स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर और आज की ओपनिंग सेरेमनी के फूड स्पॉन्सर, आप तीनों से भी निवेदन करूंगा कि पधारें और दादा केदाराम जी महाराज की तस्वीर, शिक्षा सारथी स्वामी श्री आत्मानंद जी सरस्वती जी महाराज की तस्वीर और दयालु संत ब्रह्मलीन बालक दास जी महाराज की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करें, आगाज करें। और आप सभी से निवेदन है कि एक बार गुरु महाराज के चरणों में जोरदार तालियों से आप सब लोग वंदन करें, अभिनंदन करें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतंगमय का भाव लेकर अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर हम सभी विकास की ओर चल निकलने के लिए दाता के चरणों में अपने कोटि कोटि वंदन करते हैं, दाता के चरणों में अपना भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि नफरतों के हजारों दिए जलाए होंगे, न कभी उसे उजाले हुए न कभी उजाले होंगे। अरे ज्ञान और प्रेम का एक दीपक जलाकर देखो, उसे हमेशा उजाले हुए हमेशा उजाले होंगे। तो एक बार सभी जोरदार तालियों से दाता के चरणों में वंदन करें, अभिनंदन करें। क्योंकि मन निर्मल हो, वाणी मधुर हो और शुभ कर्मों की चाह जगे। मन निर्मल हो, वाणी मधुर हो और शुभ कर्मों की चाह जगे और सारा जग देखे अपने में और सारा जग परिवार लगे। वसुदेव कुटुंबकम का भाव लेकर संपूर्ण सनातन धर्म का नेतृत्व जिस समाज ने किया, एक बार आप सभी की ओर से जोरदार जयघोष होना चाहिए। बोले ब्रह्मर्षि खेताराम जी महाराज की, स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज की, बोले बालकदास जी महाराज की, ब्रह्मा जी भगवान की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अब तो जागरण वाले आदमी जय के बिना तो काम ही नहीं होता है। चलिए कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए हमारे बीच में राजपुरोहित समाज की एक ऐसी युवा शख्सियत जो हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री सुरेंद्र सिंह जी नारवा, जो कल्याणपुर में निवास करते हैं और जिन्होंने हरिद्वार से लेकर आसोतरा तक की
1100 किलोमीटर की जो दूरी है वो मात्र 21 दिनों में, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को, शिवलिंग को हम सभी लोग जल अर्पण करने के लिए जिस कावड़ का इस्तेमाल करते हैं, उसी कावड़ से हर की पौड़ी हरिद्वार से जल लेकर ब्रह्मधाम आसोत्रा में अर्पण करने का भाव जिनके भीतर था, श्री सुरेंद्र सिंह जी नारवा से निवेदन करूंगा कि मंच के ऊपर पधारें और एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें श्री सुरेंद्र सिंह जी नारवा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारी परंपरा है, हम मेहमान को देवता के समान मानते हैं। मारवाड़ में आदमी दो ही टाइम राजीव है, या तो मैं आवेदन है या मेहमान आवेदन है। तो आज हल्की हल्की अमृत की बूंदें ही बरसी हैं चेन्नई की धरा पर और मेहमान भी बहुत दूर दूर से पधारे हैं। तो आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आज के इस टूर्नामेंट के को स्पॉन्सर श्री रामचंद्र सिंह जी, देवी सिंह जी, पांच डोड़िया, मैं आपसे निवेदन करूंगा पधारें और सबसे पहले डॉक्टर गणपत सिंह जी फोगेरा का माला पहनाकर स्वागत करें। पूरे एबीआर सिटी सीजन 20 चेन्नई की ओर से श्री खेतेश्वर यूथ स्पोर्ट्स क्लब और राजपुरी समाज चेन्नई की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री रामचंद्र सिंह जी, देवी सिंह जी। साफा पहनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा, जो साफा के लाभार्थी है श्री नरपत सिंह जी, खीम जी, बांसड़ा धनजी, वो पधार जाए मंच के ऊपर। कोई नहीं, शॉल दुपट्टा जो भी है लिया है आप, शॉल दुपट्टा जो भी है, मोमेंटो वो लिया है आप। हाँ, सबसे पहले मैं रामचंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे शॉल उठाकर स्वागत करें। डॉक्टर गणपत सिंह जी फोगेरा। साफा पहनाने के लिए नरपत सिंह जी, खीम जी, बांसड़ा धनजी। और मोमेंटो प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे फूड स्पॉन्सर श्री शिवनाथ सिंह जी, खसा जी, बांसड़ा धनजी। बहुत जोरदार ताली आप सभी की ओर से। मोतिया, मूंगा, पावना, मुखियारो सत्कार और मारवाड़ी भूम पर घना मूंगी मनवार, सब मनवारू मोटो दुनिया में कोई चीज नहीं है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं आज की ओपनिंग सेरेमनी के फूड स्पॉन्सर शिवनाथ सिंह जी, खसा जी, बांसड़ा धनजी। स्वागत के अगले क्रम में हमारे बीच में पधारे जागीरदार आरवी रतनपुरा। मैं आपसे निवेदन करूंगा आगे पधारें और बाहर थोड़ा हल्लो इस करा। मैं डॉक्टर गणपत सिंह जी से निवेदन करूंगा एक बार पुनः पधारें और थोड़ा बाहर थोड़ा हल्लो इस करा। मनता है तो थाकोड़ा आदमी हो, लेकिन थोड़ा आत्मबल बड़ो मजबूत है। तो जोरदार तालियां से डॉक्टर गणपत सिंह जी फोगेरा का आप लोग स्वागत करें। कार्यक्रम के इसी श्रृंखला में स्वागत के अगले क्रम में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा श्री राजेंद्र सिंह जी नांदू, पूर्व सचिव राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, आप पधारें और आपका पुनः शॉल से स्वागत करने के लिए रामचंद्र सिंह जी, देवी सिंह जी, श्री किशोर सिंह जी घेवड़ प्रदान करें। चलिए मोमेंटो प्रदान करें शिवनाथ सिंह जी। चलिए
चलिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए अब हमारे मंच पर जो दो भामाशाह मौजूद हैं, किशोर सिंह जी का एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। मंच पर दो भामाशाह मौजूद हैं, एक तो हमारे इस एबीआर सिटी सीजन 20 एट चेन्नई, इसके टाइटल स्पॉन्सर तो मित्तल स्टोन से नरपत सिंह जी, ललित सिंह जी सुपुत्र के इनका शॉल और साफा बंधन। और मैं आपसे निवेदन करूंगा पधारें और एक बार पुनः आरबी जी से निवेदन करूंगा और डॉक्टर गणपत सिंह जी से कि आप यथायोग्य इनका शॉल और साफा बंधन करके स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर गणपत सिंह जी फोगेरा। चलिए जोरदार तालियां बजाकर आप लोग स्वागत करें। हाँ, जिस साफे को पहनकर प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण देते हैं वही साफा इनके सिर पे शोभायमान हुआ है और ये हमें बहुत गौरव है कि जोधपुर का साफा है। तो जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। देखिए श्री खेतेश्वर यूथ स्पोर्ट छात्रों के संदेश, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फालतू चीजें भी आती हैं, लेकिन हमारी मायड़ भाषा, हमारी राजस्थान की संस्कृति और हमारे लोकगीत आज के युवाओं में किस तरह से एक अलग पहचान बने, इसके लिए लगातार काम करते रहते हैं। रतनपुरा से जागीरदार आरवी, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। श्री राजेंद्र सिंह जी नांदू, हमारे सुरेंद्र सिंह जी नारवा, किशोर सिंह जी घेवड़ा और यहां बैठे हुए जितने भी हमारे भामाशाह स्पॉन्सर, अतिथि, बुजुर्ग लोग, युवा खड़ उजड़ो, लेकिन खेल की हार नहीं होनी। मैं यही कह रहा हूं, उसमें से कोई भी एम्पायर मारवाड़ी नहीं है, उसको मारवाड़ी नहीं आती और खिलाड़ियों को अच्छी व्यवस्था। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच के ऊपर पधारें, वो समय निकाल के पधारें और उनका शॉल उठाकर स्वागत करेंगे। आज के हमारे यूट्यूब स्पॉन्सर श्री शांतिलाल जी, हमारे सभी खेतेश्वर हाँ, जितनी टीमों के कैप्टन और वाइस कैप्टन यहां पे हाजिर हैं। खिलाड़ी आप ऊपर लड़का जब इंटरव्यू देने के लिए 42 टीमें हैं और 42 टीमों को हम मंच पे बुला के उनकी जर्सी, उनका किट और उन सभी खिलाड़ियों का मोमेंटम अभी देना चाहते हैं ताकि और खेतेश्वर दाता श्री आत्मानंद जी महाराज, बारिश हुई कि पूरा टूर्नामेंट हुआ वो वहां पे, कहीं किसी प्रकार बजाकर आप लोग स्वागत करें। आपने कहा कि आईपीएल में कोई न कोई राजपुरोहित खिलाड़ी पहुंचे, भारतीय टीम में पहुंचे, निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन होते रहेंगे तो जरूर वो दिन आएगा कि एक सवेरा ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सवेरा ऐसा होगा जिसके धीरज और एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे और माना अंधियारी रातों के टिम-टिम करते तारे हैं। एक हृदय ऐसा होगा, मैं इस लाइन को भूल गया था, वापस दोहरा रहा हूं, एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे और माना अंधियारी तारों के टिम-टिम करते तारे हैं, मगर एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे। तो एक बार जोरदार तालियां, एक दिन वो सूर्य उदय होगा। आइए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के यूट्यूब स्पॉन्सर मैं श्री शांतिलाल जी ढींगड़ा, सुरेंद्र सिंह जी नौरवा से निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं और केवल संक्षिप्त में अपनी कहानी क्या पधारें। और आज के इस ओपनिंग सेरेमनी को क्रिकेट में आपसे ज्यादा अनुभव किसी के पास नहीं है। ऐसी जयपुर से ही होगा। 2,40,00,000 में मुकुल चौधरी बिका है और मेरे नागौर का छोटा बहुत पहले से क्रिकेट में वो राजस्थान रणजी नया है। तालियों से आप लोग स्वागत करें, क्योंकि कुछ अनकही बातें कभी बोली नहीं जाती। ये तो सार्वजनिक मंच पे बोलते हैं, वैसा बोला नहीं जाता अमूमन तौर पर। कुछ अनकही बातें बोली नहीं जाती, पर वक्त आने पर जुबान में से बोलनी पड़ती है, पर वक्त आने पर जुबान से बोलनी पड़ती है। और दिया तो केवल अंधियारा मिटाता है, दीपक तो केवल अंधियारा मिटाता है। अरे उजाले के लिए आंखें खोलनी पड़ती है, तो दीपक तो जल गया, केवल आंखें खोलो, उजाला आपके सामने है। और यही बात राजेंद्र सिंह जी नांदू ने आप सबके बीच में कही। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। वैसे कहा जाता है सियाड़े खाटू बली उनाले अजमेर और नागानो नित को भलो सावन बीकानेर, तो आप लोग नागौर तो नित्रो भलो है, इसलिए नागौर से इतने खिलाड़ी गए हैं। आशा करते हैं आने वाले समय में राजस्थान के सभी जिलों से खिलाड़ी वहां पहुंचेंगे और उसमें आपका सहयोग रहेगा। एक बार पुनः आप सबका जोरदार तालियों से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा। आइए अब मैं एक एक टीम के कैप्टन को बुलाना चाहूंगा, वो मंच पे आए। इस एबीआर सिटी में दियर की फर्स्ट एड बॉक्स यानी
धूका जी परिवार। ईमानदारी रखोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे, ये तय बात है। सर्वप्रथम जोरदार तालियों से स्वागत करें। नजरों में सिर्फ तू बैठकर क्यों आसमान देखता है। अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी आवाज के साथ उनको बुलाऊंगा। एक बार गणपत सिंह जी आगे पधारे। 40-45 किलो वजन है और 40-45 हजार लोगों को एक साथ बढ़ाने की क्षमता जिनके भीतर है। मैं भी इनसे पहली बार मिला हूं। मैंने भी अभी एक इसी कार्यक्रम में ये गए थे, सीकर, सूरतगढ़, गंगानगर। वहां युवाओं में जो क्रेज इनके प्रति देखा, मेरा मानना है यदि देखना है गणपत सिंह जी की उड़ान को, यदि देखना है गणपत सिंह जी की उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर लो आस मान को। और आप सभी से यही प्रेरणा इनसे लेनी होगी कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और लहरों को तो आदत है शोर मचाने की, लहरों को तो आदत है शोर मचाने की, पर जमाना उसी का है जो नजरों में सिर्फ तूफान देखता है। एक बार फोगेरा बाड़मेर से आए इस तूफान का जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर गणपत सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन करता हूं। परम श्रद्धेय प्रातः वंदनीय भगवान श्री 1008 खेताराम जी महाराज, शिक्षा संत आत्मानंद जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। अखिल भारतीय राजपुरोहित क्रिकेट टूर्नामेंट के 20वें संस्करण के इस मंच पर विराजमान सभी परम श्रद्धेय अतिथिगण, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ जनों को चरण स्पर्श बोलते हुए, इस पूरे प्रांगण में बैठे युवा खिलाड़ियों, अभिभावकों और साथ में चेन्नई स्थित राजपुरोहित समाज के सभी युवा एवं सभी प्रकार के उद्यमियों, मैं मेरी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब तो आराम से बैठे थे और पिछले तकरीबन 3.5 घंटे से चंदन सिंह जी कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा राजेंद्र सिंह जी आपसे कि आप चंदन जी का सम्मान करें। सर, मैं चाहूंगा कि आप शॉल उठा के, शॉल नहीं हो तो अपनी पड़ी है ये है सर, मैं चाहूंगा कि आपका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु होता है वो संचालक होता है, उद्घोषक होता है। उद्घोषक कार्यक्रम बना भी सकता है, उद्घोषक कार्यक्रम बिगाड़ भी सकता है। तो हम सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है, तो मैं चाहता हूं कि आपका सम्मान होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कार्यक्रम के बाद में कोई सम्मान की प्रक्रिया इनकी अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो मैं चाहूंगा कि मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं। तो आप और ये मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपको कि ये अवसर आपने मेरे लिए छोड़ा। स्पॉन्सर्स भी जी आप एक बार आप सभी सर का है वो सम्मान करें, क्योंकि मैं कार्यक्रम का हिस्सा हूं और क्योंकि इतनी ओजस्वी वाणी में पिछले 3.5 घंटों से आप सभी को बांध के बैठे हैं।
ये वाणी मैंने पहले भी कई बार सुनी है, आज प्रत्यक्ष रूप से मंच पे सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं भी सौभाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपकी यही प्रखर और ओजस्वी वाणी हमेशा मंचों से गूंजती रहे और आप समाज का नाम यूं ही रोशन करते हैं। सर, आपने तो मेरी महिमा में और सर की महिमा में बहुत सारे चार चांद लगा दिए। असल में तो आप उस महिमा के योग्य है और आपके जितने शब्द मेरे पास है नहीं। देखो, मैं आपसे अनुभव में बहुत छोटा हूँ, तो ज़्यादा बात आपकी तरह नहीं रख पाऊंगा और मेरा संबंध भी स्टूडेंट से। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी एक जहाँ कहीं चेयर पे बैठ जाए, थोड़ा सा रिदम बन जाएगा मेरा। बस 10 मिनट की बात है। मैं जानता हूँ आप सभी थक गए हैं, मैं भी बाड़मेर से आया हूँ, थका हुआ मैं भी हूँ और क्योंकि 2400 किलोमीटर की यात्रा हमने भी तय की है सुबह से, तो मैं मेरी बात को शुरू करूँगा। इस सम्मान के बाद में मैं चाहूँगा कि इस चेन्नई समाज ने जो और साथ में खेतेश्वर यूथ स्पोर्ट क्लब और राजपुरोहित स्पोर्ट इंडिया, ये वास्तव में शुक्रगुजार है और वास्तव में बधाई के पात्र है कि एक महानगर के अंदर इतना बड़ा महाकुंभ आयोजित करवाना कतई आसान कार्य नहीं है। जब मेरे पास पहली बार फोन आया कि सर ऐसा कोई कार्यक्रम है, आपको वहां पे आना है, तो मैंने कहा देखो, पहली बात तो ये कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और आप सभी व्यवसायी लोग हैं, तो मेरी बात का कोई ज्यादा सेंस रहेगा नहीं। उन्होंने कहा नहीं सर आइए, युवा आएंगे तो युवाओं से आप 5 मिनट बात कर लेना। फिर मेरे दिमाग में दूसरा सीधा सवाल ये आया कि चेन्नई जैसे महानगर में इतना बड़ा आयोजन कैसे पॉसिबल होगा। और मैं जब अभी एयरपोर्ट से वापस हम कार्यक्रम की तरफ आ रहे थे, तो मैंने अपने बंधुओं से पूछा, मैंने कहा भाई कैसे, तो उन्होंने सारी प्रक्रिया बताई। हैट्स ऑफ है आप पूरी टीम को कि वास्तव में आपने ये बीड़ा उठाया और डेफिनेटली पीछे 19 संस्करण जो हुए हैं, 20 ही होगा, 19 नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। बाकी 19 थे तो ये 20वां है, तो 20 ही होता है, ऐसा मैं मानूं और उम्मीद कर रहा हूं कि इससे बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 21वें संस्करण वालों को जोर आ जाए। ऐसे कार्यक्रम की हम उम्मीद करते हैं। जो कि इस पंडाल में हम जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें 3 वर्ग है और मैं 3 बातों के साथ में बात को समाप्त करूंगा। पहला वर्ग है हमारे अभिभावकों का, जो कंप्लीटली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, 20-25 वर्षों से अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, साथ में अपने काम धंधे में गजब तरीके से संलग्न है। मैं आप सभी अभिभावकों से सबसे पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं युवाओं से करूंगा और उसके बाद में युवाओं के रूप में इनके भीतर जो खिलाड़ी है उनके ऊपर सबसे लास्ट में बात करके मैं बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी समाज के वरिष्ठ लोगों और अभिभावकों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैं सबसे पहले शिक्षा पे आता हूं। इतिहास में एक उदाहरण आता है कि विंध्याचल की जो श्रेणी है मध्य प्रदेश में, इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी भारत कहलाता है और पहली बार मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र को जीता और जीतने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो था धन की प्राप्ति। और जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो एक कारण आता है कि दक्षिण भारत के शासक इतने मजबूत थे तो हारे क्यों, वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए। तब कारण निकल के आता है कि इन्होंने कभी भी लड़ना और युद्ध से निपटने के तरीके नहीं सीखे और जब शत्रु आया तो सारा धन लूट के चला गया। वर्तमान का जो दौर है ये लड़ाइयों का दौर नहीं है, लेकिन शिक्षा का दौर है। आज की शक्ति जो है वो शिक्षा है। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, आप खूब सारा अच्छा काम करिए, बिजनेस करिए, लेकिन शिक्षा में जितना अधिकतम आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि किसी भी समाज की जो ताकत होती है वो एजुकेशन होती है। अगर समाज से एक भी आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है या एक भी प्रोफेसर बनता है, हजारों लोगों को प्रभावित करता है। आज जब भी अपने को जरूरत पड़ती है सबसे पहले अधिकारी याद आता है कि एक बार बात हो जाए तो अपना काम निकल सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपनी जो संतानें हैं, अपने जो बच्चे हैं, तो साथ में समाज में भी जहां जहां कहीं भी चैरिटी में जहां भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहां पे एजुकेशन के लिए आप जितना भी योगदान दे सकते हैं वहां दीजिए। अगर एजुकेशन में बच्चा सक्सेस नहीं होता है तो बिजनेस अपने पास दूसरा ऑप्शन जिंदा है, वो अपना आराम से करेगा और अपना जीवन जिएगा। लेकिन एजुकेशन में जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो करिए, क्योंकि बिना शिक्षा के धन कोई काम का नहीं है, बिना शिक्षा के समाज कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता, बिना शिक्षा के समाज की कभी राष्ट्रीय आइडेंटिटी नहीं बन सकती। बिना शिक्षा के मैं बता सकता हूँ कि एक समाज आने वाले समय में बहुत पिछड़ जाता है। इसलिए शिक्षा के जो महत्व है इनको कभी इग्नोर मत करना। अपने बच्चों को, और समाज के बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं, आप जितना उनके लिए आर्थिक रूप से कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि आपका काम जो है वो आप शिद्दत से कर रहे हैं और साथ साथ में थोड़ा सा
इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे तो, हालांकि मैं आप मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जोधपुर में, जयपुर में जितनी भी राजपुरी शिक्षा की सोसाइटी चल रही है, सारों को फंडिंग दक्षिणी भारत से आ रही है और सारों को फंडिंग यहाँ से मिल रही है, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी इस मंच पे खड़ा हूँ तो अपने बच्चे जो है उनको भी एजुकेशन में डालें और जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए। बस बिजनेस को सेकंड नंबर पे और पहले नंबर पे उनकी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, ताकि वो बच्चे आगे जाएंगे और हजारों युवाओं को प्रभावित करेंगे। मैं आपको बात बताऊं कि जब पहली बार मेरा नाम है वो राज्य पे थोड़ा थोड़ा होने लगा, क्योंकि 10-20 लाख बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे से जुड़े हुए हैं, उत्तरी भारत पूरे के, केवल राजस्थान की बात नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया के बच्चे जुड़े हुए। तो मेरे नाम के पीछे डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित लिखा हुआ है, तो कई लोग पूछते थे कि राजपुरोहित सर है कौन, मतलब राजपुरोहित क्या है, और मैं बड़े शान से लिखता हूँ कि राजपुरोहित क्या है। मैं मानता हूँ कि समाज का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है, ये जो साफा है ये हमारा जिम्मेदारी है, और समाज ने हमें जो ये राजपुरोहित नाम दिया है इसका ऋण हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। और अगर हम अपने कार्यों के द्वारा अगर इस समाज की इस विरासत को आगे बढ़ा पाते हैं तो मैं मानता हूं कि हमारा जीवन सफल है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं। आप में से आज से पहले कई समाज बंधुओं ने फोगेरा गांव का नाम भी नहीं सुना होगा, और मेरे गांव में, मेरे राजपुरी समाज के अंदर मैं पहला गांव का व्यक्ति हूँ जो 10वीं पास हूँ, पहला ही 12वीं पास हूँ, पहला ही कॉलेज में, पहला ही व्यक्ति हूँ जिसने PhD की डॉक्टरेट हूँ, पहला ही प्रोफेसर हूँ, सारा चीज़ पहला। और आज की तारीख में मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि राजस्थान के जितने भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए, राजस्थान, यूपी, वो फोगेरा का नाम भी जानते हैं और राजपुरोहित भी जानते हैं। ये पावर सिर्फ शिक्षा की है, बाकी इस शरीर की नहीं है। 45 किलो का जो आप बता रहे शरीर की नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा की है। इसलिए मैं आप अभिभावकों से कहूँगा कि एजुकेशन पे खूब काम कीजिए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। डेफिनेटली करते हैं, फिर भी मैं ये बात आपसे कहूँगा। बाकी उसके बाद में मैं आऊँगा युवाओं पे। युवा किसी भी समाज की पहचान होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के बहुत गलत तरीके से किसी जगह लिखने के अपने व्यवहार को संयमित नहीं करते हो तो पूरे राजपूत समाज का नाम खराब होता है। वहाँ बैठ के मैं कई बार देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया कम यूज करता हूँ, उसके बावजूद भी कई बार कहीं जगह अपन कुछ भी कमेंट डाल देते हैं, कहीं पे भी हम लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखना, नाम आपका खराब नहीं होता क्योंकि आपने अपना नाम बनाया ही नहीं है, खराब कहाँ से होगा? नाम खराब तो तब होगा ना जब नाम बनाओगे, लेकिन आपके नाम के पीछे जो राजपुरोहित लिखा हुआ ना, ये बदनाम होता है क्योंकि ये बना हुआ है। तो एटलीस्ट मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पे अपने व्यवहार को संयमित रखें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप विनम्रता के साथ भी खिंचाई कर सकते हो, तो शब्दों को हथियार बनाएं, न कि उन शब्दों को इस तरह से यूज करें कि पूरी सोसाइटी का नाम खराब हो। साथ साथ में और युवाओं को कहना चाहूंगा, आज का जो दौर है, इस दौर में सबसे बड़ी समस्या से जो युवा गुजर रहा है, और मैं चूंकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने डेली केसेस आते हैं जिसमें बच्चे किसी हर प्रकार के नशे में लत ऐसा घुला हुआ है कि जैसे सूखे नशे होते हैं, जैसे MD, स्मैक, ये जो भी आपके अफीम के पता नहीं कितने प्रकार के नशे आते हैं। ये नशा केवल आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, आपकी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इस नशे के कारण आप अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इस नशे ने पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर रखा है। मैं राजपुरोहित युवाओं से, एटलीस्ट आप सभी से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये केवल राजपुरोहित युवाओं की बात नहीं, सभी की बात है, इस चीज़ से दूर रहें। कुछ पढ़ाई नहीं होती है तो कोई बात नहीं, काम धंधा करिए, अपने भगवान की मेहरबानी, बाप जी का आशीर्वाद है, किसी भी काम में जाओगे और ईमानदारी रखोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे, ये तय बात है। बाप जी का विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, क्योंकि 1970 के दशक से पहले राजपुरोहित समाज, राजपुरोहित नाम से लोग परिचित नहीं थे, और ये पहचान दिलाने का काम बाप जी खेताराम जी ने किया था। मैं चाहता हूं कि आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। बाप जी नशों के बहुत खिलाफ थे। हम हमारे हर कार्यक्रम में बाप जी की अगर तस्वीर रखते हैं तो केवल तस्वीर नहीं है, ये बाप जी की आत्मा की मौजूदगी है, और इस मौजूदगी में हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो बाप जी के सिद्धांतों के खिलाफ हो। इसलिए मैं युवाओं से बात कहूँगा, और आखिरी बात मैं जो युवाओं से कहना चाहूँगा कि जीवन में खूब खेल खेलिए। ये
खेल के बिना जीवन अधूरा है। हम अभी बैठे थे अपने जागीरदार आरवी साहब और बात कर रहे थे, सर कह रहे थे कि आप भी खेलते हो, मैंने कहा मैं भी खेलता हूँ और हर दिन खेलता हूँ। तो कि आपको टाइम कब मिलता है? मैं कॉलेज में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ 2 पीरियड होने के बाद बच्चे आते हैं कि सर हालो, मैं हालो के ग्राउंड में, और हम ग्राउंड में जाते हैं और डेफिनेटली डेली खेलते हैं। खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, खेलिए। मैं कहता हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे भली मत नंबर आए, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए खेलिए, मेंटल हेल्थ के लिए खेलिए। और वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता जो ग्राउंड में गेम खेलता है, क्योंकि उसको प्रेशर सहना भी आता है, उसको तनाव में विपरीत से विपरीत स्थिति में कैसे निपटना है उसको ये भी आता है, अच्छी से अच्छी स्थिति में कैसे संयम रखना है ये भी उसको आता है, बुरी से बुरी स्थिति में किस तरह से रणनीति अपनानी है ताकि जीवन को बाहर निकाल सके उसको ये भी आता है, और किस तरह से अपने आप को नियंत्रण रखना है ये भी खिलाड़ी को आता है, और गिरने के बाद उठना भी एक खिलाड़ी को आता है। कि सबसे बुरे से बुरे दौर से भी खिलाड़ी व्यक्ति जो होगा वो बड़े आराम से बाहर निकल पाएगा, जिसने जिंदगी में गेम्स नहीं खेले हैं। अगर उस व्यक्ति का डाउनफॉल आ जाता है तो वापस उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, 2009 के अंदर साहब मेरे आईएएस का मेंस का एग्जाम था, मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं 15 साल से भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सेवा में हूं, अभी 15 साल हो गए मैं नौकरी कर रहा हूं कंटिन्यू। पहले अटेम्प्ट में साहब मैं दिल्ली था, आईएएस की प्रिपरेशन करने गया था, मेंस एग्जाम था और मेरी बड़ी आंत के अंदर डैमेज हो गई, आप यूं समझ लीजिए अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो गई। अब आप सोचिए कि मैं जब एम्स में गया, डॉक्टर ने मेरे से बात करी, पूछा बेटा क्या करते हो? मैं साहब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर के अगले शब्द ऐसे थे, तो मुझे लगता है कि अगर मैं जीवन में ग्राउंड में नहीं खेला होता तो मैं शायद जिंदगी में वापस कभी उबर नहीं पाता। मैंने शिक्षक बनना कभी सोचा ही नहीं था। वहां गया, डॉक्टर बोलता है कि बेटा तो ये बीमारी है, ये बीमारी ऐसी है कि ये आपके लास्ट अंतिम सांस तक की बीमारी रहेगी, पूरी जिंदगी टैबलेट्स खाओगे कटेगी नहीं, और पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। बेहतर है कि प्रशासनिक तैयारियां छोड़ के घर जाके रेस्ट करिए, जीवन प्रथम। नेशनल खेला हुआ खिलाड़ी जब ये बात सुनता है तो वो कितना बड़ा झटका लग सकता है। जब 1 मिनट में आपके सपने मर जाते हैं आपकी आंखों के सामने, आपकी गलती के कारण नहीं, सृष्टि के कारण, तब आप उस झटके को सहन नहीं कर पाते। मैं सुन हो गया था एकदम। लेकिन वापस कहते हैं ना, जीवन में डाउनफॉल आता है तो वापस अच्छी स्थिति भी आती है। समय का पहिया है, जो बुरे दौर में गुजर रहा है उसके अच्छा समय आने के इंतजार में ही है, और जो अच्छे दौर में गुजर रहा है वो कभी भी डाउनफॉल आने की स्थिति आ सकती है। व्यक्ति को दोनों स्थितियों के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और कहा यूं जाता है कि जब आप बुरे दौर में हो तब शांत रहो, किसी को कुछ भी मत बोलो, क्यों? क्योंकि आपका समय सही नहीं है। और जब आप बहुत अच्छे दौर में हो तब हवा में मत उछलो, लोगों के साथ में अच्छी बना के रखो, ताकि अच्छी बना के रखिए ताकि जैसे ही बुरा दौर आएगा तब वो लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपके बुरे दौर को महसूस करवाने नहीं देंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से हंसते हंसते उस स्थितियों से बाहर निकाल देंगे। इसलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। और जब वो शब्द मैंने सुने उसके बाद में मैंने ये सिविल सर्विसेज की तैयारियां छोड़ के घर आया और मास्टर बना, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होते होते कॉलेज पहुंचा। और मुझे लगता है कि वो सब जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, और उसी की बदौलत है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मुझे मेरे सीनियर जो वरिष्ठ जन ने उनके सामने बोलने का अवसर मिलता है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो आप सभी युवाओं को मैं कहूँगा, ये खेल है, खेलते रहिए। ये एक भाई साहब जसवंत सिंह नाम था ना, जो अब आप सोचिए जिनके दिव्यांग है, इनका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद भी चेन्नई तक खेलने के लिए आए हैं। आप सोचो ये ग्राउंड में भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इसलिए खेल जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। और मैं कई बार आप सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक स्टूडेंट के 2 ही अच्छे मित्र होते हैं। एक होती है किताबें, जिस कुर्सी पे बैठ के उस टेबल पे जिसने खपाया है वो, और दूसरा होता है ग्राउंड। जब भी परेशान हो ग्राउंड में जाके आप 5 चक्कर निकाल लो, परेशानी गायब हो जाती, बड़े से बड़ा स्ट्रेस गायब हो जाता है। ये कोई डॉक्टर नहीं कहेगा आपको। जब भी तनाव की स्थिति आती है आप जाके ग्राउंड में 2 राउंड लगा लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप तनाव में थे। और जिस विद्यार्थी ने इन दोनों को सच्चा दोस्त बना लिया, वो विद्यार्थी जीवन में अच्छे गेम्स भी खेलेगा और साथ में अच्छे से अच्छी जगह भी जाएगा। जितना वो अपने आप को डिजर्व बनाएगा वहां पे वो पहुंचेगा, और समाज, परिवार, गांव सबका नाम वो रोशन करेगा। इसलिए गेम्स खेलते रहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी को
गेम्स के बारे में मेरा एक सिंपल सा जो थॉट है वो ये है कि आगे आपके मैच होने वाले हैं 18 तारीख तक। कई सारे लीग मैच भी होंगे, सेमीफाइनल भी होंगे, फाइनल भी होगा, बहुत सारे गेम होंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन में पूरी गेम्स को मैं एक लाइन में समअप करना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, कि कोई भी खिलाड़ी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। दो टीमें जब खेलती है तो एक जीतेगी और दूसरा ये सीखेगी कि मेरे में कमियां कहाँ पे हैं, और जस्ट नेक्स्ट मैच में अगर उन कमियों पे काम करेंगे तो वो भी जीतेंगे और हारने वाली टीम सीखेगी। वो बेसिकली हारती नहीं है, हार की जगह मुझे लगता है सीखना नाम दे देना चाहिए। कोई नहीं हारता है, हार शब्द ही गलत है। इसलिए बड़ी खेल भावना के साथ में खेलना। आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप आनंद लेने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं करने हैं, मस्त खेलिए, जीत जाते हो बेस्ट है। अगर कहीं सीखने का मौका मिले तो सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को कहां कहां से, बाड़मेर से, जालौर से, जोधपुर से, चेन्नई में खेलने का अवसर मिल रहा है, ग्राउंड की फीलिंग लेने का अवसर मिल रहा है, लेदर बॉल व्हाइट बॉल खेलने से अवसर मिल रहा है, और बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ में वो भी। तो इसका एंजॉय करिए। मैं पूरे इस चेन्नई समाज का वास्तव में एक धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि क्रिकेट महज एक माध्यम है, ध्यान रखना, क्रिकेट महज एक माध्यम है, असली उद्देश्य है तो समाज में समागम और एकता स्थापित करना है। क्रिकेट महज एक माध्यम है। यहाँ पे क्रिकेट की जगह वॉलीबॉल भी हो सकता था, वॉलीबॉल हो सकता था, बास्केट हो सकता था, हॉकी हो सकता था। मैं कह रहा हूँ खेल सिर्फ एक माध्यम है, असली जो मकसद है वो हमारे सभी समाज बंधुओं को एक करना है और समागम करना है, गेट टुगेदर जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वो करना है। तो हमें उन्हीं उद्देश्यों का ध्यान में रखना है और अच्छे से अच्छी अपनी खेल की प्रतिभा को दर्शाना है। और इसके साथ साथ मैं इस टीम को इसलिए भी शुक्रिया करूंगा कि 1997 में हमारी राजधानी कह सकते हो, हमारा सबसे पवित्र स्थान कह सकते हो, आसोतरा से जो मसाल जली थी वो मसाल निरंतर आगे से आगे बढ़ती बढ़ती अब मसाल चेन्नई समाज ने थामी है, और ये मसाल और अत्यधिक ज्वलित प्रवाह के साथ में आगे बढ़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी आप सभी थके हुए हैं और अभी आप आराम से भोजन वोजन करेंगे और कल से आप खेल का आनंद लीजिए। पूरे समाज को मैं धन्यवाद दूंगा, चेन्नई की इस पूरी कमेटी को, कि मुझे आपने यहाँ पे आमंत्रित किया और समाज के प्रबुद्ध लोगों के सामने अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ और बाप जी का विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरे कई साथी कहते हैं कि जिस किसी कार्यक्रम में, मैं अभी सूरतगढ़ गया था, वहाँ पे तकरीबन 4000 के आसपास बच्चे थे, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि राजनीतिक रैली में भी आज दिन तक सूरतगढ़ जैसे छोटे कस्बे में इतने बच्चे नहीं आए, और 1.5 घंटे मेरे भाषण हुआ, 1.5 घंटे बच्चे चुपचाप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि वो सुनने आए थे। तब मुझे कई बार लगता है कि बाप जी का आशीर्वाद ही है, क्योंकि मेरे से कई अच्छे वक्ता और कई अच्छे ब्रिलियंट लोग भी बैठे हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नसीब नहीं हुआ, और मुझे ये सौभाग्यशालीता प्राप्त हुई है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाप जी का और पूरे समाज का कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, आप सभी ने सुना। और साथ साथ में भविष्य में भी कभी मेरे जैसे शिक्षक की कहीं आवश्यकता हो, क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो जब भी कभी आपको आवश्यकता लगे आप डेफिनेटली याद करना। और मैं समाज के लिए हमेशा तैयारी खड़ा था, आज भी तैयार हूँ और भविष्य में मैं समाज के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस तरह से कोई पतंग उड़ता है और पतंग की डोरी काट दी जाती है, वो पतंग अपने रास्ते भटक जाता है और वो पतंग बर्बाद हो जाता है, पतंग लूट लिया जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति समाज से कट जाता है, जब व्यक्ति की सांस्कृतिक जड़ें कट जाती है, वो व्यक्ति भटक जाएगा, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा एक दिन। इसलिए समाज से हमेशा जुड़े रहना। ये समाज, आप पतंग है और समाज वो डोर है जो आपको बांधे हुए बैठी है। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद रखूंगा कि हमेशा आप समाज का साथ देंगे, समाज से जुड़े रहेंगे और इस समाज का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।